Alright, hi guys, I am Deepshikha and I welcome you all on my this YouTube channel. तो as we all know that कि हम पोस्ट एड कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज हम करने वाले हैं आज हम कोई बेसिकली सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक करेंगे और वो टॉपिक ये है कि हम आज सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी कवर करेंगे। हम सीपीसी का सेक्शन 89 कवर करेंगे। तो ऑल राइट देन, चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप पुराने हैं तो आप इस वीडियो को सिंपली लाइक करके आप इस वीडियो पे आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। Just a second. All right. Well, Section 89 of CPC means Civil Procedure Code 1908। आज हम सेक्शन 89 के बारे में बात करने वाले हैं ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। लेट मी अनपिन माई सेल्फ। मैं खुद को उठा के इधर साइड में कर लेती हूँ। ऑल राइट, वेल, तो सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी हमारा बात करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। नॉर्मली आपने सुना होगा कि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो इनसाइड द कोर्ट रूम सेटल किए जाते हैं, बट देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें जो डिस्प्यूट है उसके सेटलमेंट आउटसाइड ऑफ द कोर्ट किया जाता है। मींस अगर कोई भी डिस्प्यूट इन केस अराइज होता है तो हम कोर्ट ना जा करके अदर वेज की हेल्प से हम अपने डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, जिसे हम ADR भी कहते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी कहते हैं। आपने ये नाम जरूर सुना होगा, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि मींस कि जो नॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का नॉर्मल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का तरीका है, मींस जो कोर्ट जाने का तरीका है, उस पे कोर्ट ना जा करके हम उसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढे कि जिससे हम कोर्ट हमें ना जाना पड़े और फिर भी हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके। तो अब कोर्ट ना जा करके कोर्ट से बाहर जाने की, अब इसकी भी जो लीगल वैलिडिटी हमें मिलती है, जो एक लीगल परमिशन हमें मिलती है, वो एक हमें सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी से मिलती है। तो सेक्शन 1989 ऑफ द सीपीसी ओरिजिनली सिविल प्रोसीजर कोड में तो नहीं था। इसे हमने बाय अमेंडमेंट के तहत हमने इसे सिविल प्रोसीजर कोड में इंक्लूड किया है। ठीक, तो सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी हमें एक लीगल वैलिडिटी प्रोवाइड करता है कि सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी का यूज करके कोर्ट्स आउट ऑफ द सेटलमेंट के लिए वो डिस्प्यूट को भेज सकती हैं। जो भी डिस्प्यूट उनके पास आया है वो अपने पास सॉल्व ना करके वो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट भेज सकती हैं डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 89 क्या कहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेक्शन 89 का प्रोविजन है, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है ये प्रोविजन लाने का, इससे ये है कि पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट को मिनिमाइज कॉस्ट, मतलब कम से कम कॉस्ट में डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाए और कोर्ट का बर्डन भी कम किया जाए। लाइक कि कुछ ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं जो कोर्ट के बाहर भी सेटल हो सकते हैं, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, जिससे कि कोर्ट का बर्डन भी कम होगा, बिकॉज वी नो कि देयर आर एम्पल ऑफ केसेस जिन पे अभी सुनवाई चल रही है, सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, कोर्ट्स के पास बर्डन बहुत ज्यादा है, बर्डन ऑफ केसेस। तो उन बर्डन को कम करने के लिए सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी वाज नीडेड।
एंड जो नॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मींस जो हम कोर्ट जाकर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं उनमें कॉस्ट पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं। तो अगर हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की हेल्प लेते हैं तो कॉस्ट थोड़ी कम लगती है, मींस मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे हम अपने डिस्प्यूट को आउटसाइड ऑफ द कोर्ट हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक। अब सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड विद अ पर्पस। अब इसका पर्पस क्या था कि एमिकेबल मींस होता है फ्रेंडली तरीके से, पीसफुल तरीके से एंड पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट के साथ उनके बीच के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट को म्यूचुअली, पीसफुली, एमिकेबली रिजॉल्व किया जाए, ठीक, इन कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ कुछ जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं और कुछ जो डेवलप कर रही हैं, उनमें ओवर द 90% ऑफ द जो केसेस होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रिजॉल्व किए जाते हैं। वो सारे डिस्प्यूट्स आउट ऑफ द कोर्ट रिजॉल्व किए जाते हैं। The case dispute between the parties shall go on to trial only when there is a failure to reach a solution. तो कोर्ट में केसेस तभी जाते हैं जब हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की हेल्प तो हमने ली है और उसके बाद भी अगर फेलियर हो जाता है, हम किसी प्रॉपर डिसीजन पे, प्रॉपर एंड पे नहीं पहुंच पाते हैं, तब उन सर्टेन केसेस में केसेस ट्रायल के लिए जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए हमारे कंट्री में भी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ी, ठीक। अब हम सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी की बेयर रीडिंग करते हैं कि सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी कहता क्या है, ठीक। तो सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी कहता है कि वेयर इट अपीयर्स, जहां कहीं भी कोर्ट को लगता है कि किसी डिस्प्यूट में कोई ऐसा सेटलमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटल हो सकता है, मींस पहले तो हम कोर्ट में ही केस लेके गए, अब जब कोर्ट उस केस को हियर कर रही है तो कोर्ट को अगर इनके किसी एट द पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अपीयर होता है कि इस केस में सर्टेन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटल हो सकते हैं, तो कोर्ट उनको रेफर कर देगी आर्बिट्रेशन के लिए, कंसिलिएशन के लिए, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत और मीडिएशन के लिए। तो इससे हमें पता चल गया होगा कि देयर आर 4 वेज ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ही सब्जेक्ट लेकर के आऊंगी। मैं उसमें आपको इन डिटेल बताऊंगी और हर एक मेथड बताऊंगी, आर्बिट्रेशन क्या होता है, कंसिलिएशन क्या होता है, मीडिएशन क्या होता है, लोक अदालत क्या होती है, एवरीथिंग मैं आपको उस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। तो जैसा कि हमने जाना कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ये 4 तरीके होते हैं, इन 4 फॉर्म से हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। पहला है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत एंड मीडिएशन। मीन्स अगर कभी भी in any case in any point of time court realizes that there is any element which exists in the case जिससे कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी हो सकता है, तो कोर्ट उन केस को रेफर कर देगी या तो आर्बिट्रेशन के लिए, या तो कंसिलिएशन के लिए, या तो जुडिशियल सेटलमेंट के लिए, या तो मीडिएशन के लिए। अब सब सेक्शन 289 का कहता है कि जहां पर किसी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन के लिए भेजा गया है, ठीक, इन एनी डिस्प्यूट जहां पर किसी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन के लिए भेजा गया है, उस केस में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रोविजन के अंदर में उनकी प्रोसीडिंग चलेगी। मींस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 एक सेपरेट एक्ट बनाया गया है जिस एक्ट के अंदर
आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी, वर्क कैसे होगा, वो सारी चीजें उस एक्ट में दी गई हैं। तो अगर कोर्ट आर्बिट्रेशन या फिर कंसिलिएशन के अंदर में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए भेजती है तो उस केस में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। अब सेकंड, टू लोक अदालत, अगर कोर्ट लोक अदालत के लिए भेजती है, ठीक, द कोर्ट शैल रेफर द सेम टू लोक अदालत, अगर कोर्ट लोक अदालत के लिए भेजती है तो उस केस में जो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के सेक्शन 20 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग में होगा। ठीक, तो जुडिशियल सेटलमेंट एंड लोक अदालत के जो प्रोविजन है, ये जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है डिस्प्यूट का, वो होता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर में। अब लोक अदालत के से रिलेटेड प्रोविजंस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 में दिए गए हैं कि अगर कोई केस लोक अदालत के पास आया है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए तो किस किस प्रोसीजर के हिसाब से किस तरीके से उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ तक में समझ में आया होगा। सी, फॉर जुडिशियल सेटलमेंट, अब अगर कोई केस जुडिशियल सेटलमेंट के लिए भेजा गया है, द कोर्ट शैल रेफर द सेम टू अ सुटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन and such institution or person shall be deemed to be a lok adalat and all the provisions of Legal Services Authority Act 1987 shall apply as if dispute were resolved to the lok adalat under the provisions of the act। तो ये भी मैंने बताया ही कि लोक अदालत के लिए जाएगा तो भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का सेक्शन 20 लगेगा, और अगर जुडिशियल सेटलमेंट है तो जुडिशियल सेटलमेंट के लिए भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर कोर्ट आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए कोई किसी केस को जुडिशियल सेटलमेंट के लिए भेजती है तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस प्रोसीजर्स क्या होंगी, वो सारी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में दिया हुआ है। अब फॉर मीडिएशन, अगर कोर्ट ने मीडिएशन के लिए भेजा है तो द कोर्ट शैल अफेक्ट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज एंड शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर मीडिएशन के लिए कोर्ट भेजती है तो उन केस में दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज होगी। जैसे कि बेसिकली अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कभी विजिट किया होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो अभी तक मैं गई नहीं हूँ, बट अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर विजिट किया होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मीडिएशन सेंटर होता है। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मीडिएशन सेंटर होता है जिसमें जो केसेस कोर्ट ने रेफर किए हैं मीडिएशन के लिए वहां पे उन केसेस का वहां पे वो केसेस रिजॉल्व किए जाते हैं। ठीक, तो मीडिएशन के केस में कोई हमारे पास कोई प्रॉपर एक्ट नहीं है। उन मीडिएशन केसेस में बेसिकली दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है, उनकी बात सुनी जाती है। और जो मीडिएटर भी होता है, मीडिएटर भी एक एडवोकेट ही होता है। ठीक है, तो मीडिएशन के लिए बेसिकली सिंपली दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाया जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी जो कहता है कि अगर इन केस कोर्ट ने आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन के लिए कोई डिस्प्यूट भेजा है रिजॉल्व करने के लिए तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंडर में रिजॉल्व किया जाएगा। इफ अगर जुडिशियल सेटलमेंट या फिर लोक अदालत के लिए किसी केस को कोर्ट ने भेजा है तो वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। इफ मीडिएशन के लिए कोर्ट ने भेजा है तो दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज होगा जैसे भी प्रोसीजर कोर्ट प्रिस्क्राइब करे। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी हमारा है, एज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये ओरिजिनली हमारे सीपीसी में नहीं था, इसको 19 सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1999 के अंडर में इसको ऐड किया गया। ये बाय अमेंडमेंट ऐड हुआ है सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी। ठीक, अब एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, जब ये कोड कमेंस में आया मीन्स 1908 में जब आया अ प्रोविजन, तो उस टाइम पे एक प्रोविजन था अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, बट उसको रिपील कर दिया गया बाय
तो बाय द इनैक्टमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से पहले हमारे पास आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 था। ठीक, तो 1940 के एक्ट के आने के बाद जो उससे पहले जो हमारे पास सीपीसी के अंदर प्रोविजन था ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर के, उसको रिपील कर दिया गया। तो जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 हमारा आया, उसके अंदर सेक्शन 49 और सेक्शन शेड्यूल 10 में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोविजन प्रोवाइड किया गया था। तो the old provision has reference only to arbitration। अब arbitration act 1940 में तो सिर्फ arbitration के बारे में था, conciliation के बारे में तो था नहीं। तो इसीलिए हमें एक जरूरत पड़ी कि हम एक ऐसा लॉ लेके आए, हाँ, एक ऐसा लॉ लेके आए जिसमें कि ऑल्टरनेट, जिसमें ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन दोनों प्रोसीजर्स के बारे में दिया गया हो। तो इसीलिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को इनैक्ट किया गया, और सेक्शन 89 की बेसिकली तब तक कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक, बट however the section was revived with new alternatives and not only restricted to arbitration। अब जो सेक्शन था उसके साथ अब उसमें के वो केवल आर्बिट्रेशन तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, अब उसमें और भी सारी चीज और भी सारे अल्टरनेटिव्स ऐड हो गए। अब उसके बाद सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी को इनकॉर्पोरेट किया गया बाय सेक्शन 7 ऑफ द सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1999 टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। अब बिना कोर्ट में गए हुए, बिना ट्रायल किए हुए डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी को लाया गया। लॉ कमीशन की जो जस्टिस मैलीमथ कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके द्वारा उन्होंने रिपोर्ट दी, तो उसके हिसाब से सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी को इंक्लूड किया गया बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1999। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जो चेंजेस अमेंडमेंट एक्ट 1999 के बाद आए, उनका कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा एंड शैल नॉट अप्लाई, नॉट अफेक्ट एनी सूट इन विच इश्यूज हैव बीन सेटल्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सेक्शन 7 ऑफ सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, अब जो अमेंडमेंट एक्ट 1999 आया, इसका कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब कि एक्ट आया तो आज है, लेकिन वो अप्लाई होगा पहले से, पहले जितने लॉज थे उन पे अप्लाई होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो इसका तो सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी का अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कि मतलब सेक्शन 89 में जब लाया गया 1999 में, तो अब इसके बाद जो भी डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने होंगे, कोर्ट उनको भेजेगा आउट ऑफ द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। अब जो केसेस पहले से इंस्टीट्यूट हैं अमेंडमेंट आने से पहले, उन पर ये अप्लाई नहीं किया जाएगा। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब जो लीगल पोजीशन है एडीआर की, उसको क्लियरली बताया गया है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेनरियन वेरक्री कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। इसमें आर्बिट्रेशन के बारे में बताया गया है, आर्बिट्रेशन डिफाइन किया गया है कि आर्बिट्रेशन वाज रेफर्ड टू एज मींस ऑफ एडीआर इज अंडरटेकन, कि एक आर्बिट्रेशन को एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मेथड बताया गया है, जिससे कि दोनों पार्टीज के बीच में प्रायर एग्रीमेंट होना चाहिए डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है तो आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में नहीं जा सकते हैं। ठीक, अब जो अमेंडमेंट एक्ट था 1999 का, जो जिससे कि सेक्शन 89 आया, इससे कोर्ट फीस एक्ट के कहा गया, सॉरी, was amended into the code, also amended a new section in section 16। अब इससे क्या हुआ, कोर्ट फीस एक्ट में एक नया सेक्शन ऐड हुआ, सेक्शन 16। कोर्ट फीस एक्ट में नया सेक्शन एक इंक्लूड हुआ, सेक्शन 16, जो कि कहता है रिफंड ऑफ फी के बारे में। अब ये सेक्शन कहता है कि जहां पर कोर्ट ने किसी भी पार्टी को डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी के तहत आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए भेज दिया है, तो
उसके बाद जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट से एक सर्टिफिकेट के लिए इंटाइटल्ड है जिसमें ये लिखा होगा कि उसने जो भी फीस पे की है उस प्लेंट के लिए उस फी का अमाउंट उसको वापस से रीपे कर दिया जाए। ठीक, मीन्स अगर कोर्ट आउट ऑफ द सेटलमेंट के लिए भेजती है तो आपने जो कोई भी फीस पे की है अपने प्लेन के लिए, ठीक है, तो वो सारी चीजें, वो सारा अमाउंट आपको वापस दे दिया जाएगा एज पर सेक्शन 16 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट 1870। ठीक, तो बस, ऑल राइट, दिस वॉज ऑल अबाउट द सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी समझ में आया होगा कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट क्या होता है एंड ऑल्टरनेटिव और हमें इसकी लीगल वैलिडिटी कहाँ से मिलती है। तो सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी से मिलती है लीगल वैलिडिटी एडीआर की, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। और तो नेक्स्ट इसके बाद हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ही स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पहले एक्ट नहीं स्टार्ट करूंगी, मैं पहले एक बेसिक आइडिया आपको दूंगी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ऑब्जेक्टिव, एम एंड जो हमारे मेथड्स हैं लाइक आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, निगोशिएशन, इन सब के मैं आपको उसको ब्रीफ डिस्कस करूंगी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।